हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाउस के नियम के कुछ बेहतरीन अनुप्रयोगों की। तो एज यूजुअल करते हैं शुरुआत दो शानदार मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में तपना पड़ता है, जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कई बार घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे ही सही, मगर आप चलते रहें, आपको एक दिन जरूर आपकी मंजिल मिल जाएगी। चरय वैती चरय वैती। चलिए करते हैं शुरुआत हमारे पहले टॉपिक के साथ। हमारे पास एक अनंत लंबाई का सीधा पतला तार है जो समरूप आवेशित है। ये पतला है तार, डायग्राम बनाने के लिए ऐसा दिखाया ताकि आपको क्लियर दिखे, बाकी वास्तव में ये तार पतला है, सीधा है और इसकी लंबाई अनंत है। अनंत लंबाई का आशय क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैं आपके सामने ये तार लाया हूं, ये तार आप बताइए अनंत लंबाई का है या नहीं है। ये वाला जो तार है इसकी लंबाई अनंत है या नहीं है। लंबाई परिमित है, आपको तार के दोनों किनारे दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि मैं कैमरा के पास आता जाऊं ऐसे ही, अब आपको तार का कोई किनारा दिखाई नहीं दे रहा। आप लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, आपको तार ही तार दिखाई दे रहा है, किनारा नहीं दिख रहा। अब यही तार की लंबाई आपके लिए क्या हो चुकी है? अनंत। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर आपको तार के किनारे दिखते हो तो वो तार सीमित लंबाई का है, किनारे दिख ही नहीं रहे हो तो तार अनंत लंबाई का है। अब डेरिवेशन करने के लिए मीनिंग क्या है अनंत लंबाई के तार का? मान लीजिए कि ये तार है, अगर आप प्रेक्षण बिंदु तार के एकदम पास में ले लेते हैं, मान लीजिए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो आप यहां से बैठ के देखें तो न तो आपको तार का ऊपर का किनारा दिखेगा ना नीचे का किनारा। बहुत दूर से देखेंगे आप तो आपको तार का ऊपर और नीचे दोनों किनारे दिखाई देंगे। प्रेक्षण बिंदु अगर तार के बिल्कुल पास ले लिया जाए जिस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो यही तार अनंत तार की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि यहां से ना ऊपर का किनारा दिखना है ना नीचे का किनारा। तो आपको अनंत तार का मतलब समझ में आ गया। वास्तव में तार की लंबाई अनंत नहीं है, एक परिमित लंबाई का तार भी अनंत तार की तरह व्यवहार कर सकता है यदि प्रेक्षण बिंदु कहां ले लिया आपने? तार के बिल्कुल पास में ले लिया। मेरी बात समझ गए? ठीक है, तो अब करते हैं अपन शुरुआत डेरिवेशन के लिए। हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा ले रखा है। लैम्डा का मतलब है आवेश बटा लंबाई, यानी कि प्रति इकाई लंबाई में कितना आवेश है, वो लैम्डा है, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, हमें इस तार के कारण इस तार से लंबवत दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, ये तार के चारों ओर हमने एक सदिश की परिकल्पना की। मैं सदिश आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास तार है और सदिश में ले आता हूं ऐसे। मान लीजिए कि ये अपने पास तार था, ये वाला, ठीक है। इस तार से आप गए लंबवत दूरी r पर, ये सीधा लंबा तार था, इससे लंबवत दूरी r इधर आपको दिखाई दे रही है। ये जो तीर है यहां तक की ये लंबाई r है। तो इस सीधे लंबे तार से आप लंबवत दूरी r पर गए। अब अगर आप ऐसे लंबवत दूरी r पर जाएं, या आप ऐसे लंबवत दूरी r पर जाएं, या ऐसे लंबवत दूरी r पर जाएं, क्या ये सारे बिंदु समान होंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां एक बिंदु लिया आपने इस सीधे लंबे तार से r दूरी पर, इस बिंदु को आपने नाम दिया P, जो कि यहां दिखाई दे रहा है। फिर आप थोड़ा आगे की तरफ चले, ये सीधा लंबा तार, और यहीं से आपने मान लो इस सदिश को ऐसे घुमाया यूं। अब यहां कोई एक बिंदु मिला आपको P डैश, तो क्या P डैश भी r दूरी पर ही है? आपने इस सदिश को थोड़ा और घुमा लिया और मान लो यहां कोई बिंदु मिला P डबल डैश, क्या P डबल डैश भी इस तार से r दूरी पर है? यानी कि इस तार के लंबवत तल में r दूरी पर आप कोई भी बिंदु ले लें, क्या वो सारे बिंदु सममित हैं इस तार के लिए? बिल्कुल सही बात है, हर बिंदु तार से लंबवत दूरी r पर ही आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस तार के लिए ये वाला बिंदु P
या ये वाला बिंदु P डबल डैश या ये वाला बिंदु P डैश, इन सारे बिंदुओं का एक ही मतलब है, एक ही मीनिंग है, एक ही आशय है। ठीक है, तो इस बात को अपन यहां लिख लेते हैं कि ये तार जो है वो एक सममित अक्ष की तरह व्यवहार करेगा। ये वाला जो तार है ये एक सममित अक्ष की तरह व्यवहार कर रहा है। इसके लिए जैसा P बिंदु है वैसा ही P डैश है और वैसा ही P डबल डैश है। अच्छा, हमने O से P की दिशा में एक त्रिज्य सदिश लिया, ये तार है पीला वाला। O से P की दिशा में हमने ऐसे त्रिज्य सदिश लिया, ये तीर से जो आपको दिख रहा है ऐसे इस दिशा में। तो और इस सदिश को फिर हमने चारों तरफ घुमा दिया, ये भी हम सीख चुके हैं। इस सदिश को चारों तरफ घुमाने पर जितने भी बिंदु आएंगे इस तीर के इस कोने पर, वो सारे के सारे बिंदु इस तार की अक्ष के लिए सममित हैं। ठीक है, ये सारे बिंदु इस आवेशित तार के संदर्भ में पूर्ण रूप से तुल्य हैं, यानी कि सब के सब एक समान हैं। चल, तो अब बढ़ते हैं इससे आगे। इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी समान आएगा, क्योंकि इस तार से अगर ये बिंदु सममित हैं तो यहां जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा वो भी समान आएगा। यानी कि इस लंबे तार से r दूरी पर चाहे इधर देख लूं, चाहे इधर देख लूं, चाहे इधर देख लूं, चाहे इधर देख लूं, हर जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण आने वाला है इन समस्त बिंदुओं पर समान, जो r दूरी पर हैं इस तार से ऐसे। ठीक, तो ये बात भी हमने लिख ली कि इन सब पे परिमाण समान होना चाहिए। कहने का मतलब है P पर विद्युत क्षेत्र का जितना परिमाण होगा उतना ही P डैश पर होगा और उतना ही विद्युत क्षेत्र का परिमाण P डबल डैश पर भी होगा। अब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अरीय होगी, यानी कि त्रिज्य दिशा में होगी। अगर ये तार धन आवेशित है तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कहां रहा होगा? त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ। मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लीजिए तार धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र ऐसे रहा होगा त्रिज्य दिशा में बाहर, विद्युत क्षेत्र ऐसे रहा होगा त्रिज्य दिशा में बाहर, विद्युत क्षेत्र ऐसे रहा होगा त्रिज्य दिशा में बाहर। किसी भी बिंदु पर आप देख लें, ऐसे लंबवत तार के आप r दूरी पर चले जाएं, विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ रहा होगा। और अगर तार ऋणावेशित होता तो विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में अंतर्मुखी आता, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तार की तरफ आता विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन पर। हमने क्या क्या सीखा? अनंत लंबाई के तार का आशय क्या है? क्या वास्तव में तार की लंबाई अनंत है? इतनी लंबा तार रखेंगे कहां अपन? तार तो है तो परिमित लंबाई का ही। आपको तार के दोनों किनारे अगर ना दिखें तो वही तार आपके लिए हो जाएगा अनंत लंबाई का। जैसे ये तार मैंने थोड़ा दूर रखा तो हो सकता है मुझे इस तार के दोनों किनारे दिखे, मैं तार को एकदम यहां ले आऊं अपने आंख के बिल्कुल पास। अब मैं चाहे ऊपर देखूं चाहे नीचे देखूं, अपने आंख को ऊपर करूं, नीचे करूं, लेफ्ट करूं, राइट करूं, क्या मुझे तार के किनारे दिखाई देंगे? नहीं। अब मेरे लिए तार कैसा हो गया है? अनंत लंबाई का। ऐसे समझिए इस तार के एकदम यहां पास में विद्युत क्षेत्र परिकलित करना चाह रहा हूं यहां, तो अब यहां से ना तो ऊपर का कोना दिखेगा ना नीचे का कोना, तो यही तार हमारे लिए हो जाएगा अनंत लंबाई का। ठीक है, तार सीधा है, उसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से लंबवत दूरी r पर समस्त बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी क्या आने वाला है? समान। और अगर तार धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र होगा त्रिज्य दिशा में, अरीय दिशा में बाहर की तरफ। और अगर तार ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र होगा त्रिज्य दिशा में अंदर की तरफ। ये सारी बातें अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए, फिर हम आते हैं इसके डेरिवेशन पर। विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त करने के लिए हमने इस सीधे तार पर दो छोटे अवयव माने P1 और P2। P1 अवयव पर धन आवेश है, धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहा होगा इस बिंदु पर, क्या इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर होना चाहिए? सहमत है इस बात से? अच्छा, ये जो P2 वाला बिंदु है इस पर भी तो धनावेश है, इस छोटे अवयव पर भी धनावेश है। इस धनावेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होना चाहिए? धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र ऐसे दिखाते हैं अपन। इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का जो परिणामी आएगा वो इनके ठीक मध्य में आएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र ऐसे दिखाया जाएगा। तो एक बात समझ में आई कि अगर अनंत लंबाई का सीधा तार हो तो विद्युत क्षेत्र उसके जो तार की लंबाई है उसके लंबवत दिशा में ही होगा।
तार की लंबाई के समांतर दिशा में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों शून्य होगा? क्योंकि इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश केवल ऐसे ही आएगा। या आप चाहें तो घटक करके भी देख ले। लाल वाले इस विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक ऐसा और एक घटक ऊपर। ऐसे ही इधर वाले विद्युत क्षेत्र के भी दो घटक होंगे, एक ऐसा और एक नीचे। ये ऊपर नीचे वाले घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। तो केवल ये वाले घटक जुड़ेंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र ऐसा आएगा। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, अगर एक अनंत लंबाई का पतला सीधा तार है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस तार से लंबवत दिशा में होगा, त्रिज्य दिशा में होगा। तार धन आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बहिर्मुखी होगी, तार ऋण आवेशित है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंतर्मुखी होगी। अच्छा, ऐसे और अवयव भी तो लिए जा सकते हैं। तार तो अनंत लंबाई का है। मैं और अवयव लेके आपको ये बात बता देता हूं। मान लो आपने ऐसा एक यहां हरा अवयव लिया, ठीक ऐसा ही हरा अवयव आपने यहां पर भी ले लिया। इस हरे अवयव के धन आवेश के कारण क्या विद्युत क्षेत्र मुझे ऐसे दिखाना चाहिए? और इस हरे अवयव के धन आवेश के कारण क्या बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमें ऐसे दिखाना चाहिए? अब इन दोनों हरे विद्युत क्षेत्रों का जो परिणामी सदिश आएगा वो फिर से E की दिशा में ही आएगा, इस काले वाले सदिश की दिशा में ही आ जाएगा। तो ऐसे आप भले ही चाहे जितने अवयव इस तार पर ले लें, कुल मिला के जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो इसी दिशा में ही आएगा। अच्छा, मान लीजिए कि ये बिंदु यहां लिया जाता, जो आपने यहां बिंदु लिया था प्रेक्षण का, वो यहां लिया जाता, तो फिर वही बात, विद्युत क्षेत्र त्रिज्य दिशा में ऐसे बाहर की तरफ दिखाते हैं अपन। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र दिखाना हो, ऐसे त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ दिखाएंगे अपन। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिखाना हो अपन तो त्रिज्य दिशा में दिखा देंगे। ये तार अभी हम धन आवेशित मान रहे हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएंगे बहिर्मुखी। ठीक है, चलिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो हम थ्योरी वाली बातें इसमें लिख लेते हैं। नंबर 1, तार के दो आपने अवयव लिए P1 और P2, इनका युग्म मतलब इनका पेयर, इनका जोड़ा। इस जोड़े के कारण जो विद्युत क्षेत्र आया वो काले वाले तीर की दिशा में आया। ऐसे और अवयव भी अभी हमने माने थे हरे वाले, उनके कारण भी विद्युत क्षेत्र इसी काले तीर की दिशा में ही आया। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो हमेशा अरीय होगा, यानी कि त्रिज्य दिशा में होगा। ठीक, दूसरी काम की बात, ध्रुवांतर के अभिलंबवत अवयव एक दूसरे को निरस्त करते हैं। वो निरस्त करने वाला अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये ऊपर वाला सदिश और ये नीचे वाला सदिश निरस्त हुआ था, याद आ रहा है आपको? तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो केवल ऐसे ही आएगा। अच्छा, ये बात सभी युगलों के लिए सत्य है। आप हरे वाले यहां अवयव लेते, उनके भी ये ऊपर वाला घटक और ये नीचे वाला घटक विद्युत क्षेत्र का निरस्त हो जाता। कुल मिला के बार बार एक ही बात सामने आ रही है, अनंत लंबाई के सीधे रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र केवल अरीय दिशा में होगा, त्रिज्य दिशा में ही होगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये बिंदु P की स्थिति आप चाहे यहां ले लें, थोड़ी ऊपर, थोड़ी और ऊपर ले लें, या थोड़ी नीचे ले लें। अगर आप R दूरी पर हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान ही आने वाली है। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आपने R दूरी पर P बिंदु यहां माना था, उसकी बजाय आप R दूरी पर P बिंदु यहां ले लीजिए, या आप R दूरी पर बिंदु P यहां ले लीजिए। इन सारे ही बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान ही आएगी। कहने का यह मतलब है, यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ही रही होगी। उसका कारण यह है कि इस तार के समांतर दिशा में तो कोई विद्युत क्षेत्र आया ही नहीं था ना, E बराबर 0 था। इस बिंदु पे भी E बराबर ऐसे 0 था, तार के समांतर दिशा में तो E बराबर 0 रहा था। तो आप तार के समांतर R दूरी पर कहीं भी बिंदु ले लें, उस पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या आने वाला है? समान। इस बात को अपन नोट्स में लिख लेते हैं जरा यहां पर। तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये रही तार की लंबाई के अनुदिश अगर आप P बिंदु चाहे यहां ले लें, चाहे R दूरी पर यहां ले लें, चाहे यहां ले लें, चाहे आप P बिंदु यहां ले लें, सब पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी समान। अगली उपयोगी बात,
तार को अभिलंबित काटने वाले तल में विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर अरीय है। अरीय का मतलब समझ गए, त्रिज्य दिशा में है। ये तार है, तार के अभिलंबित ऐसा एक तल कटेगा, है ना, ठीक है। उस तल में हर जगह जो विद्युत क्षेत्र है वो अरीय है, त्रिज्य दिशा में होगा। तार का अभिलंबित तल समझाऊं क्या आपको? जैसे मान लो मेरे पास एक कागज पड़ा है, इस तल में हर जगह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आनी है वो अरीय आनी है, त्रिज्य दिशा में आनी है। और तार के समांतर तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना आना है? 0। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन पर। तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय बेलन की लंबाई l है और ये वाली दूरी है r, यानी कि इस बेलन की त्रिज्या r है। तार का रैखिक आवेश घनत्व हमने मान रखा है लैम्डा। तो ये बात यहां लिख लेते हैं कि हमारे पास एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, और चूंकि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अगर आप देखें तो अरीय दिशा में है, तो ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ से, ये ऊपरी पृष्ठ और ये निचले पृष्ठ से फ्लक्स होने वाला है 0। क्यों 0 हुआ उसका कारण भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र अरीय दिशा में ऐसे होगा, ये दूरी मान लीजिए r है। किसी ने आपसे पूछा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताओ, ये दूरी r है, लंबवत दूरी r, तो विद्युत क्षेत्र आप ऐसे ही तो दिखाएंगे। ऐसे ही यहां विद्युत क्षेत्र दिखाना हो तो आप इस दिशा में विद्युत क्षेत्र दिखाएंगे, और ये ऊपर वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा क्या वो ऐसे होगा? यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा में कोण है 90 डिग्री, और जब ये दोनों परस्पर अभिलंबित होते हैं तो वैद्युत फ्लक्स हो जाता है 0। क्योंकि अगर आपको सूत्र याद हो तो आप लिखोगे डी फाई, इस छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स, बराबर ई डी ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ई और डीए के मध्य कोण 90 डिग्री है, कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, यानी कि ये डी फाई 0 हो जाएगा। तो यहां इस ऊपरी पृष्ठ पर आप कितना भी छोटा छोटा क्षेत्रफल ले ले, हर छोटे क्षेत्रफल से संबंधित फ्लक्स कितना आ गया? 0। तो पूरे ऊपरी पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स हो गया 0। ठीक यही बात इसके निचले पृष्ठ पर भी है। निचले पृष्ठ के लिए आप देखें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे है और ई सदिश की जो दिशा है वो ऐसे है, इन दोनों के मध्य कोण है 90 डिग्री, यानी कि निचले पृष्ठ के लिए भी वैद्युत फ्लक्स कितना आने वाला है हमारे पास? 0। क्लियर हुई ये बात? मैं एक सिलेंडर से भी आपको ये बात समझा देता हूं। मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसको बंद सिलेंडर माने, और मान लीजिए कि तार ऐसे है, सिलेंडर एकदम सममित है, तार के अक्ष और सिलेंडर की अक्ष समपाती है, तार की अक्ष और बेलन की अक्ष समान है। अब ये जो ऊपरी सिरा है, यहां ऊपरी पृष्ठ है, इसके लिए ई सदिश ऐसे होगा अरीय दिशा में, और ए सदिश आएगा उसके लंबवत, इसलिए फ्लक्स 0। ऐसे ही जो सिलेंडर का निचला पृष्ठ है उसके लिए क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा, और ई सदिश होगा ऐसे अरीय दिशा में, त्रिज्य दिशा में, उनके मध्य कोण हमेशा 90 डिग्री, तो फ्लक्स आ गया 0। फ्लक्स केवल इस बेलनाकार वक्रीय पृष्ठ से ही संबंधित होगा। तो गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला अगर हम कुल फ्लक्स निकालने जाएं तो ऊपरी पृष्ठ से फ्लक्स 0, निचले पृष्ठ से फ्लक्स 0, फ्लक्स आएगा केवल कहां से? इस वक्रित पृष्ठ से आएगा। और इस वक्रित पृष्ठ के हर बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा? बिल्कुल होगा। ये बात हम पहले देख चुके थे, यहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, यहां भी ई होगी, यहां भी ई होगी, तो सब जगह विद्युत क्षेत्र का परिमाण यहां रहा होगा समान। ये बात भी नोट्स में अपन ने लिख ली। अगले पेज पर मैं इसका संख्यात्मक मान निकालने वाला हूं, आप अपने नोट्स यहां तक बना लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले रखा है। हम पहले सीख चुके हैं कि इस ऊपर वाले फलक से फ्लक्स आने वाला है 0, नीचे वाले फलक से भी फ्लक्स आने वाला है 0, ठीक है, क्योंकि यहां ई सदिश और ए सदिश परस्पर लंबवत थे, ये बात हम पिछले पेज पर देख चुके हैं। यानी कि फ्लक्स जितना भी आएगा केवल इस बेलनाकार पृष्ठ से आएगा। इस बेलन की त्रिज्या हमने r मान रखी है। एक और बात हम जानते हैं कि r दूरी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो E ही रहा होगा।
जैसे आर दूरी पर ये बिंदु ले लिया तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई रहा होगा और विद्युत क्षेत्र अरीय दिशा में रहा होगा, त्रिज्य दिशा में रहा होगा। जैसे मान लो आप ये आर दूरी ले लेते तार से लंबवत, तो यहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण आप ई दिखाते ऐसे। ठीक है, अब हम गणना शुरू करते हैं गाउस के नियम का प्रयोग करके। गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो उसके लिए हम लिखते हैं फाई बराबर क्यू परिबद्ध बटा एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है, तो पृष्ठ ने जो आवेश परिबद्ध कर रखा है वो है लैम्डा एल। कैसे आया, हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर आवेश बटा लंबाई। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये सूत्र पहले की प्लेलिस्ट में वीडियोस में देख रखा होगा। तो आवेश आ गया लैम्डा इंटू लंबाई। इस गाउसीय पृष्ठ के भीतर, गाउसीय बेलन के भीतर क्या एल लंबाई का तार समाहित है, तो एल लंबाई के तार में कितना आवेश आएगा, आवेश आएगा लैम्डा इंटू लंबाई, यानी कि लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट, तो सूत्र के कारण पड़ा है। अब फ्लक्स लिखने जाएं तो हमें पता है फ्लक्स केवल इस वक्रीय पृष्ठ से आएगा और इस वक्रीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर डीए सदिश की दिशा अगर आप देखें तो वो वही दिशा है जो ई सदिश की है, यानी कि ई सदिश और डीए सदिश के मध्य कोण शून्य आएगा। अच्छा, पूरे पृष्ठ पर ई का परिमाण नियत है। अगर परिमाण नियत है तो मैं फ्लक्स आसानी से लिख सकता हूं, मैं फ्लक्स लिख सकता हूं ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ई सदिश और ए सदिश के मध्य का कोण तो हमने शून्य लेना ही है। इसमें ए आराम से निकाल सकते हैं। ये वक्रित पृष्ठ का कुल एरिया निकालने के लिए आप इस वक्रित पृष्ठ को कैंची से सीधा काट के ऐसे कर दें फ्लैट, तो आपको मिलेगा एक आयत ऐसा, जिस आयत की लंबाई होगी 2 पाई आर। ये बात मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर को आप कैंची से यहां से ऐसे ऐसे कट कर दो, कट करके इसको सीधा कर दोगे। इसको सीधा करोगे तो क्या इस तरह की आयताकार आकृति मिलेगी? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा, इस आयत की जो लंबाई होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी। ये परिधि है 2 पाई आर, और आयत का जो ये वाला दूसरा भाग बचा उसकी लंबाई आएगी इसकी ऊंचाई के बराबर। इसकी ऊंचाई कितनी ले रखी है हमने? एल। तो यहां जो आयत बना उसकी एक भुजा की लंबाई 2 पाई आर, दूसरी भुजा की लंबाई आ गई एल। ठीक है, अब ए की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई आर एल। कॉस 0 डिग्री की जगह मैंने लिख दिया 1 बराबर लैम्डा एल बटा एप्सिलॉन नॉट। ई लाना हमारा उद्देश्य था, तो ई बराबर मेरे पास आ गया लैम्डा एल बाय 2 पाई आर एल, और यहां एक पड़ा है एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं एल से एल निरस्त करवा दूं? भाई ये एल से एल तो गया, तो हमारे पास ई का मान बच गया लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये है ई का परिमाण। और ये सूत्र अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय आर, जहां पर k का मान हम पहले से जानते हैं, k बराबर हुआ करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात समझ में आ गई? और अगर आप ये विद्युत क्षेत्र सदिश रूप में लिखना चाहें तो देखिए क्या करना है, तो आप ई सदिश लिखेंगे 2k लैम्डा बाय आर आर कैप, क्योंकि एकांक सदिश से दिशा मिल जाती है। और आर कैप की जगह भी अगर आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 2k लैम्डा आर सदिश बटा आर स्क्वायर। ये कैसे आया? हमने ये जो आर कैप है इसकी जगह लिख दिया आर सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहां आर कैप की जगह आ गया आर सदिश बटा सदिश का परिमाण, नीचे एक आर पहले से था इसलिए ऐसा स्क्वायर हो गया। तो ये है ई का सदिश रूप में सूत्र। फिर से समझ लीजिए, अनंत लंबाई के सीधे रेखीय समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का अभिलंबवत दूरी आर पर जो परिमाण आएगा वो आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या 2k लैम्डा बाय आर। अगले पेज पर हम इसके ग्राफ बना लेंगे, आप यहां तक का डेरिवेशन लिख लीजिएगा। तो इस लंबे सीधे तार से आर दूरी पर हमने ई का परिमाण देखा 2k लैम्डा बाय आर, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई का मान कम होता जाएगा।
तार से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो ये ग्राफ हम यहां बना लेते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती गई। ये बात मैं आपको यहां समझा भी देता हूं ग्राफ पर। जैसे मान लीजिए तार से आपने दूरी ले ली, सपोज करें 1 मीटर, और 1 मीटर दूरी मान लो यहां दिखाई देती है। तो 1 मीटर दूरी के लिए मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी कुछ आई। अब आपने ये दूरी बढ़ा के 2 मीटर कर दी, दूरी बढ़ा के 2 मीटर कर दी, तो 2 वाला निर्देशांक यहां कहीं दिखेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 2 मीटर दूरी पर यानी कि आर बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होनी चाहिए थी। ग्राफ में भी देख लीजिए, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम मिली? अनंत पर जाते जाते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही हो जाएगी। ठीक है ये बात। तार के अगर इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र आप धनात्मक मान रहे हैं तो फिर इधर की तरफ मान लेंगे ऋणात्मक, इसलिए ग्राफ उल्टा बनेगा। ये ग्राफ भी मैं बना देता हूं ऐसा। ठीक है। और एक खास बात, तार की खुद की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र अपरिभाषित होता है, क्योंकि तार के अक्ष के इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र अलग दिशा में है और तार के अक्ष के इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र अलग दिशा में है। तो गणित के नियमानुसार तार की खुद की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अपरिभाषित है। ये बात भी आपके नोट्स में आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे इस पे एक सिंपल सा सवाल एनसीईआरटी बुक से। अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, तो ऐसा फोटोग्राफ बना दिया मान लो मैंने कि ये अनंत तक विस्तारित है तार। इसका रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से लंबवत दूरी आर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मान हमें पता है। ये हम लिखते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या यही मान आप लिख सकते हैं 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, दोनों मान आप चाहें तो याद कर लें। अब गणना शुरू करते हैं। आपको दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर दूरी का मतलब होगा 2 × 10⁻² मीटर। और ये जो दे रखा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो बस अब तो गणित ही बची है, मैं यहां डेटा रखने जा रहा हूं। हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर लेते हैं, E बराबर 2k लैम्डा बाय आर। यहां देखिए इस प्रश्न का अब हल। तो आपने E बराबर लिख लिया 2k लैम्डा बाय आर। E का मान प्रश्न ने दे रखा है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। एसआई मात्रकों में मान दिया गया है। K की जगह आपको याद होगा एसआई मात्रक में 9 × 10⁹। लैम्डा का मान मुझे ज्ञात करना है। आर का मान रख दूं 2 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। एसआई मात्रकों में गणना करते हैं अपन। अब जरा देखिए कि इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब जब लैम्डा लाना है तो आपको बस खाली 10⁻² ही मैनेज करनी है। भाई लैम्डा निकालना है तो ये 10⁻² उधर ले गए, 10⁻9 आप नीचे ले गए ना। अब जरा इसे हल कर लीजिए तो ऊपर आपके पास बचा 10⁻², नीचे बचा 10⁻9। 4 और -2 गुणा है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 4 और -2 मिलके 2। 10⁻9 को अब आप ऊपर ले जाएं तो लैम्डा बराबर 10⁻2 - 9, यानी कि लैम्डा बराबर आप लिखेंगे 10⁻7 कूलम प्रति मीटर। हम तो एसआई मात्रकों का प्रयोग करके मान लिख रहे हैं। आई बात समझ में? सिंपल सा सवाल लिखिए इसे, फिर आते हैं अगले अनुप्रयोग पर। एक समान आवेशित अनंत विस्तार की एक समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। पहली बात कि अनंत विस्तार की चादर का क्या मतलब है, अनंत चादर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि ये एक चादर जैसा पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर समरूप आवेश वितरित है, समान रूप से आवेश सब जगह वितरित है। अगर आप प्रेक्षण बिंदु एकदम इसके पास में ले लें, यहां कहीं एकदम करीब, तो यहां बैठ के देखने पर आपको इसका कोई किनारा दिखाई नहीं देगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं ऐसे रखूं तो मुझे चादर के किनारे दिखाई दे रहे हैं, कोने दिखाई दे रहे हैं। अभी ये चादर मेरे लिए कुछ परिमित आकार की है, सीमित आकार की है, लेकिन अगर यही चादर मैं ऐसे रख लूं या ये चादर मैं ऐसे रख लूं, अब मुझे एक भी किनारा दिखाई नहीं देगा। तो यदि प्रेक्षण बिंदु चादर के बिल्कुल पास में है तो फिर ये परिमित आकार की चादर भी उस बिंदु के लिए कैसा व्यवहार कर रही होगी?
अनंत आकार की चादर का। ठीक है, तो वास्तव में प्रैक्टिकली चादर तो सीमित आकार की है, लेकिन वो बिंदु इतना करीब है चादर के कि वहां बैठ के देखने पे चादर के कोने किनारे इसकी ये सब दिखाई नहीं देते हैं, तो चादर अनंत विस्तार की मान ली। इस चादर पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने ले रखा है सिग्मा। तो नोट्स लिखना शुरू करते हैं। अनंत विस्तार की चादर है और ये समतल है, ऐसे समतल, इस पर एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व आया हुआ है सिग्मा। ठीक है, कुचालक चादर है ये, तो जहां आपने आवेश दिया वो आवेश वहीं पड़ा रह गया, तो सब जगह समरूप आवेश वितरित है इसके इस पृष्ठ पर। ठीक है, अब सममिति के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके तल के लंबवत होगा। अनंत विस्तार की चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसी भी बिंदु पर इसके तल के ऐसे लंबवत आएगा। अगर धनात्मक है चादर आवेशित तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, और ऋण आवेशित चादर होती तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, लेकिन होगा इसके तल के लंबवत दिशा में ही। सममिति से ये बात प्रूव कर सकते हैं अपन। अब डेरिवेशन करने के लिए हम ऐसा एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मानेंगे जो इस चादर के आर पार जा रहा है। ये कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये चादर है और आपने ऐसे पृष्ठ मानना है, ये पृष्ठ इस चादर को काट के आर पार जा रहा है। इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, तो ये चादर के भी a क्षेत्रफल को काट के जाएगा। हालांकि डेरिवेशन आप आयत मान के भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आयत से दिया हुआ है, वो आप खुद से करिएगा डेरिवेशन। बेलन वाला डेरिवेशन मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या आपको ये फोटो ऐसे समझ में आ गया? बेलन का ये वाला जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, ये वाला ई सदिश इस परत के लंबवत है, इस चादर के लंबवत है, तो इस बिंदु पर ई सदिश की दिशा इधर ही होगी कहीं, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या इधर ही है, समान दिशा में है। ये बात यहां दिखा रखी है, सहमत है इससे? अब इसका दूसरा वाला हिस्सा, इसको घुमा के ऐसा कर दिया मैंने। ये दूसरे वाले हिस्से की अगर अपन चर्चा करें तो फिर वही बात, इस चादर के लिए विद्युत क्षेत्र ऐसे लंबवत दिशा में है, तो यहां वाला जो ये गोल सा पृष्ठ है इसके लिए ई सदिश इधर है और क्षेत्रफल सदिश भी क्या इधर ही है। ये वाले पृष्ठ की चर्चा हो गई, ई सदिश और डी ए सदिश समान दिशा में है। अब बात कर लेते हैं ये वाले वक्रीय पृष्ठ की। ये वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ऐसे आएगा कहीं इसके पृष्ठ के लंबवत, और ई सदिश तो ऐसे है, यानी कि ई सदिश और ए सदिश में कौन होगा 90 डिग्री। ये यहां दिखा रखा है, वक्रीय पृष्ठ के लिए ई सदिश और क्षेत्रफल सदिश हैं परस्पर लंबवत। तो आइए गणना की करते हैं हम शुरुआत। अगर हम कुल फ्लक्स लिखना चाहें तो कुल फ्लक्स का मान जो आएगा वो आएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स में इधर वाला फ्लक्स तो मैं लिख दूंगा ई ए कॉस 0 डिग्री। ये वाला पूरा काट क्षेत्रफल हमने ए ले रखा था, तो ये वाला पूरा क्षेत्रफल भी ए है। ई और ए सदिश समान दिशा में है, तो ई ए कॉस 0 डिग्री। ऐसे ही इस वाले पृष्ठ से फ्लक्स की गणना करने के लिए हम फिर से लिख देंगे ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस इस वाले पृष्ठ के लिए देखें तो ई सदिश और ए सदिश परस्पर लंबवत है, तो फ्लक्स आ जाएगा 0, क्योंकि आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री इसकी गणना करने में, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। परिबद्ध आवेश आएगा सिग्मा ए। कैसे आया? हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। तो अगर आपको आवेश ज्ञात करना हो तो आवेश आने वाला है सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। इसकी थोड़ी सी गणना कर लेते हैं तो हमें मान पता चल जाएगा। cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहां तो अपने पास बचा 2EA। भाई इसको आपने 1 रख दिया, इस cos 0 डिग्री को भी आपने 1 रख दिया, तो EA प्लस EA 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से ए निरस्त हो गया, तो E का मान पता चल गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बड़ी शानदार बात, ये विद्युत क्षेत्र दूरी r पर निर्भर ही नहीं कर रहा, इसलिए ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप का मतलब किसी भी बिंदु पर जाके आप देखें परिमाण तो समान आएगा, है ना। ये चादर के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी r पर निर्भर ही नहीं करता। तो बिंदु आप यहां ले लें, यहां ले लें, थोड़ा आगे ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान ही आने वाला है।
अच्छा, अगर ये बात हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखें भाई? तो सदिश रूप में आप ऐसे लिखेंगे ई सदिश इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एक एकांक सदिश इस्तेमाल कर लेंगे दिशाओं को दिखाने के लिए। इसमें अगर धन आवेशित चादर है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा अभिलंबवत, और ऋण आवेशित चादर है तो चादर की तरफ अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र होगा। यहां तक कोई डाउट आपका? तो हमने मान प्राप्त कर लिया। एक बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो तार के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ था वो विद्युत क्षेत्र समरूप है कि असमरूप? पीछे हमने एक तार के कारण डेरिवेशन किया था, सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वाला क्षेत्र तो समरूप आया। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो मैं यहां बना देता हूं ई और दूरी के मध्य ग्राफ। तो ग्राफ तो आएगी एक सरल रेखा। क्यों आएगी सरल रेखा? क्योंकि यहां पर ई का जो मान है वो दूरी पर निर्भर ही नहीं करता। तो ये आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही ग्राफ आप बनाना चाहें इसके इधर वाले हिस्से के लिए तो इधर दिखा दीजिए ई, ये आप लिख दीजिए माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई परत के एक तरफ विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र इस वाली दिशा में है, और परत पर विद्युत क्षेत्र अपरिभाषित है। परत के एक तरफ विद्युत क्षेत्र अलग दिशा में, परत के दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र अलग दिशा में है, तो गणित के हिसाब से खुद परत पर विद्युत क्षेत्र अपरिभाषित है। लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दो पतली परतें हैं, एक परत पर धनावेश है, दूसरी परत पर ऋणावेश है, और ये धातु की हैं। धातु में आवेश का चालन आसानी से होता है, तो प्लस और माइनस आकर्षित करके एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, सिग्मा प्लस वाला यहां आ गया, माइनस माइनस वाला यहां आ गया। प्लस और माइनस आकर्षित होकर एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमें कुछ बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां वाले बिंदु की, P3 की। P3 वाले बिंदु की बात करें तो प्लस धन आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर रही होगी, ऐसे, और माइनस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रहा होगा खुद की तरफ, और यह विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो जितना परिमाण इस ऋण आवेश वाली प्लेट के कारण आएगा, क्या उतना ही परिमाण धन आवेश वाली प्लेट के विद्युत क्षेत्र का भी आएगा? तो ये दोनों तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि यहां विद्युत क्षेत्र आएगा 0। अच्छा, इधर बात करते हैं P2 पर। ऋण आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ रहा होगा, धन आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूरी पर रहा होगा, और ये विद्युत क्षेत्रों का परिमाण बराबर आएगा, ये भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। विद्युत क्षेत्र दूरी पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा प्लेट के कारण, यानी कि यहां भी विद्युत क्षेत्र 0 आ गया, यहां भी विद्युत क्षेत्र 0 आ गया। अच्छा, ये बात मैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं से भी समझा सकता हूं। कैसे? प्लस आवेश से क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर खत्म ही हो गई, तो विद्युत क्षेत्र जो आना है वो इन प्लेटों के केवल मध्य में ही आना है। इस वाली प्लेट के इधर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इस वाली प्लेट के इधर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र केवल प्लेटों के मध्य में रहेगा। ये वास्तव में एक संधारित्र है, इसे अगले चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे भी। अब हम इस 1 वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। धन आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर रहा होगा, और ऋण आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर रहा होगा। सहमत है इस बात से? ये दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशाओं में आ रहे हैं। तो अब जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो अपन लिख लेते हैं E बराबर, अगर हम लिखने जाएं तो इस वाले विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना, धन आवेशित वाले का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिशा तो दोनों की समान ही है, दो सदिशों की दिशा समान हो तो आप उनके परिमाण को जोड़ लें। इस वाले के कारण परिमाण कितना आएगा, ऋण आवेशित प्लेट के कारण, इसके कारण, तो इसका भी परिमाण आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए मैंने माइनस चिन्ह क्यों नहीं लिखा, हमें सदिश का केवल परिमाण लिखना है। आप दिशा तय कर चुके हैं कि ऋण आवेशित परत के कारण, प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है। सदिश में अगर दिशा तय हो गई तो फिर सदिश का केवल क्या बचा लिखना, परिमाण। सदिश में दो ही तो बातें लिखते हैं, दिशा और उसका परिमाण। दिशा पहले तय कर ली, अब लिख दिया परिमाण।
यानी कि ई का मान अपने पास कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। संधारित्र वाले चैप्टर में हमें इसकी फिर से जरूरत पड़ने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, लिखिएगा। यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया, यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। आप ये बातें लिख लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल अंदर अंदर है इसमें। अब हमें एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह तीव्रता हम ज्ञात करेंगे कोश के भीतर स्थित किसी बिंदु पर और कोश के बाहर वाले किसी भी बिंदु पर। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोश के भीतर वाले बिंदुओं पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे और कोश के बाहर भी। तो पहले शुरुआत करते हैं, हम इस कोश के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक गाउसीय गोला मानते हैं जिसकी त्रिज्या r हो, ये ठीक है। गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक होते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के लिए हम गाउस का नियम लगा रहे हैं। तो गाउस का नियम यह कहता है कि गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स हुआ करता है Q बटा एप्सिलॉन नॉट, जहां Q है इस काल्पनिक गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अब हमने जो सवाल लिया है उसमें तो सारा आवेश तो ये पृष्ठ पर है, जो ये आपको पीला रंग दिखाई दे रहा है ना, सारा का सारा आवेश इस गोले के पृष्ठ पर है। यहां बाहर बाहर बाहर, गोले के अंदर तो कोई आवेश ही नहीं है। अगर गोले के अंदर कोई आवेश ही नहीं तो ये Q का मान हम कितना रख लेंगे, शून्य। Q का मान शून्य अगर हमने रख दिया तो इधर की गणना कर लेते हैं। फ्लक्स फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट dA। इस पूरे पृष्ठ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो मुझे पता है, 4 पाई r स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये समाकलन dA करके तो आएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो वो मान अपन यहां पर रख लेते हैं। डन। अब यहां जीरो उपस्थित है, ये वाला पद तो जीरो नहीं है, इसका मतलब E को जीरो होना पड़ेगा। इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जीरो नहीं है, पर इधर जीरो लाना है तो इस E को जीरो होना पड़ेगा। जीरो इंटू फिर ये नंबर, तभी तो उधर जीरो आएगा। यानी कि इस गोले के किसी भी बिंदु पर, यहां मैं काल्पनिक गाउसीय गोले की बात कर रहा हूं, इसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी शून्य। लिख लीजिए ये बात आप भी अपने नोट्स में कि E का मान आने वाला है शून्य। तो फिर इस पीली सतह के अंदर का आप कोई सा भी बिंदु ले लें, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी शून्य। शानदार रिजल्ट है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहेंगे इस गोले के बाहर के किसी बिंदु पर। तो इस बार हम जो गाउसीय पृष्ठ लेने वाले हैं वो गाउसीय पृष्ठ ऐसा लेंगे कि जो इस पूरे गोले को परिबद्ध कर जाए। हमें इस गाउसीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मान लो हमें केंद्र से यहां r दूरी पर यह बिंदु स्थित है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से वही बात, इस काल्पनिक गाउसीय गोले के लिए हम तो गाउस का नियम लगाएं। गाउस का नियम यह कहता है कि फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट, और Q जहां पर है परिबद्ध आवेश। इस बार गाउसीय गोले की त्रिज्या दिए गए गोले की त्रिज्या कैपिटल R से बड़ी है, मतलब हम बाहर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस बड़े गाउसीय गोले ने कितना आवेश परिबद्ध कर रखा है आपको दिख रहा है। परिबद्ध आवेश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल Q, यहां लिख लिया कैपिटल Q। और ये फ्लक्स फाई बराबर होता है बंद पृष्ठ का समाकलन E डॉट dA। अब एक बात सम्मिति से हम बोल सकते हैं कि इस गाउसीय पृष्ठ पर r दूरी पर अगर मैं यहां विद्युत क्षेत्र दिखाना चाहूं तो उसकी दिशा त्रिज्य होगी और परिमाण मान लीजिए E है। मैं r दूरी पर यहां आ जाऊं तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा मुझे त्रिज्य दिशा में ऐसे दिखानी पड़ेगी E। मैं r दूरी पर यहां आ गया तो विद्युत क्षेत्र की दिशा मुझे E ऐसे दिखानी पड़ेगी। यानी कि इस गोले के पृष्ठ के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा सममिति के कारण। ठीक है, तो इस समाकलन में ये E का परिमाण समान होने के कारण हम इस E को समाकलन में रख लेंगे बाहर। फिर बंद पृष्ठ का समाकलन करेंगे
तो इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, ई सदिश और डीए सदिश के मध्य कोण शून्य होगा। जैसे आप अगर यहां छोटा सा क्षेत्रफल लें तो उसका डीए सदिश इधर आएगा ना भाई, ई सदिश और डीए सदिश के मध्य का कोण होगा शून्य। ठीक है, तो यहां जब मान लिखेंगे तो cos 0 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। चलिए मैं लिख देता हूं ये मान, ई ये समाकलन डीए किया तो 4 पाई आर स्क्वायर और cos 0 डिग्री बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे अगर आप ई का मान लेके आए तो आया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं के, तो ई का एक सूत्र आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसा ही सूत्र क्या बिंदु आवेश के लिए भी आया था, जरा सोचिए। अच्छा, अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो फिर आप ऐसा लिखेंगे ई सदिश इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, जहां आर कैप होगा आर सदिश बटा आर सदिश का परिमाण। तो आर सदिश बटा आर सदिश का परिमाण हम ऐसे दिखा दें, तो आर कैप की जगह आ गया आर सदिश बटा परिमाण, तो यहां आर स्क्वायर की बजाय क्या हो गया आर क्यूब। ठीक है, एक बहुत सुंदर बात यह है कि बाहर के किसी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इस गोलीय कोश का समस्त आवेश आप इसके केंद्र पर मान सकते हैं और फिर बिंदु आवेश वाला सूत्र इस्तेमाल कर दीजिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बात भी आपके नोट्स में ले आते हैं, बड़ी शानदार बात है। इसके बाद हम बनाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ वक्र। ये रहा हमारा समरूप आवेशित गोलीय कोश। हम ये बात सीख चुके हैं कि इस पीली सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, शून्य। तो यहां जब तक आप इसके पृष्ठ के अंदर अंदर हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कितनी दिखा दी है, शून्य। ये बात यहां लिख ली अंदर। अच्छा, पृष्ठ के बाहर अगर बात करें तो पृष्ठ के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आप दिखाते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ई का मान घटता जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है ई का मान लगातार कम होता जा रहा है। ठीक, पृष्ठ के बाहर की चर्चा हो गई। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपरिभाषित होती है। याद रखिएगा, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित नहीं है। और पृष्ठ के ठीक बाहर वाला बिंदु, ठीक बाहर वाले बिंदु से मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे ये पृष्ठ है, इसके ठीक यहां बाहर आपने कोई बिंदु ले लिया, यहां कोई बिंदु ले लिया, पृष्ठ के ठीक बाहर वाले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र लगभग होगा के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर। कैसे हुआ लगभग के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर? देखिए, मैंने एक बिंदु इस पृष्ठ के ठीक बाहर मान लिया, सफेद कलर से बनाता हूं। इसकी केंद्र से दूरी क्या लगभग दूरी आर रही होगी, और बाहर के लिए यह सूत्र लगता है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर से हल्का सा ही बड़ा होगा। यानी कि यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अगर लिखना हो तो मैं लिख दूं के क्यू बटा आर स्क्वायर लगभग। एक्चुअल में तो देखिए ये दूरी यहां से स्मॉल आर है, पर ये स्मॉल आर लगभग लगभग कैपिटल आर ही होगी, कैपिटल आर से हल्की सी बड़ी रही होगी। तो ऐसा मान लिखा जा सकता है। याद रखिएगा, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र परिभाषित नहीं है। लिखिए इतनी बातें, फिर आते हैं इसके एक शानदार सवाल पर। हमें एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला दिया गया है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है। विद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है मतलब गोले पर आवेश कैसा है, धनात्मक का ऋणात्मक, फटाफट सोच के बताइए। विद्युत क्षेत्र त्रिज्यता अंतर्मुखी है, इसका मतलब गोले के पृष्ठ पर आवेश ऋणात्मक है। आपको परिणामी आवेश का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसके पृष्ठ पर ऋण आवेश है, इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बन रही हैं वो त्रिज्यतः अंतर्मुखी बन रही है। जैसे कोई मुझसे इस बिंदु पर पूछे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाओ तो मैं ऐसे दिखाऊंगा ई की दिशा। ठीक है, अच्छा, यहां पर भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ई की दिशा ऐसे ही दिखाऊंगा, त्रिज्यतः अंतर्मुखी। ई का परिमाण अगर मैं लिखने जाऊं, दिशा मैं दिखा चुका हूं, ई की दिशा तो मैंने दिखाई दी, अब ई का क्या लिख लूं, खाली परिमाण। तो परिमाण लिखूं तो लिखूं के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर का बिंदु है ना,
20 सेंटीमीटर तो गोले से बाहर का बिंदु हो गया। इसमें ई का मान हमें दे रखा है इतना 1.5 इंटू 10 की घात 3, ये ई का परिमाण दे रखा है। दिशा त्रिज्यता अंतर्मुखी दे रखी थी। के रख दूं 9 इंटू 10 की घात 9। क्यू का मान अभी पता नहीं है। अब आर का मान रखना है। आर हमारे पास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करूं तो क्या 20 इंटू 10 की घात -2 मीटर लिखा जाना चाहिए, या इसी बात को ऐसा लिख दूं क्या 2 इंटू 10 की घात -1 मीटर। एक ही तो बात है। तो यहां मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 की घात -1। अब कुछ मान अपन हल कर लेते हैं। तो 1.5 इंटू 10 की घात 3 बराबर 9 इंटू 10 की घात 9। ये 1.5 का दशमलव हटाया तो यहां क्या आ गया 10, ठीक है, बटा 2 का वर्ग किया तो यहां आ गया 4, 10 की घात -1 का वर्ग किया तो 10 की घात -2, और यहां पड़ा है क्यू। क्यू लाना हमारा टारगेट है। तो मैं क्यू को एक तरफ छोड़ देता हूं, बाकी सारी संख्याएं मैनेज कर लेते हैं अपन। देखिए जरा, क्यू को एक तरफ रख लिया, ये वाले क्यू को। अब ये 4 इंटू 10 की घात -2 तो जाएगा उधर। उधर मेरे पास है 15 इंटू 10 की घात 2 पहले से, क्योंकि ये 10 की घात यहां कट के फिर 10 की घात 2 बची होगी, ये ऊपर जाएगी। तो फिर ये 4 वाला डेटा मैंने इधर भेज दिया, 4 इंटू 10 की घात -2। फिर समझ लीजिए क्यू को रख लिया, ये 10 की घात ऊपर गई तो 10 की घात 3 में से 1 घट के 10 की घात बच गई 2। यहां पड़ा था 15 इंटू 10 की घात 2। ये 4 इंटू 10 की घात -2 यहां गुणा में आ गया। इसके बाद ये 9 इंटू 10 की घात 9 यहां ले आऊं, ठीक है, इतनी बातें। 10 की घात +2 और 10 की घात -2 ये गया। अब जो जो चीजें निरस्त हो सकती है वो देख लेते हैं। 3 से देखूं तो यहां 3 बार, और 3 से कैंसिल कराऊं तो यहां आ गया 5। 5 इंटू 4 यानी कि 20, तो इधर मेरे पास बचा 20/3। 5 इंटू 4 20/3, और ये 10 की घात ऊपर जाके हो गई -9 कूलाम। ये आवेश का परिमाण आया है। वास्तव में आवेश ऋणात्मक है और उस आवेश का परिमाण इतना है। ये 10 की घात -9 कूलाम को आप चाहें तो ऐसा भी लिख दीजिए नैनो कूलाम। ओके, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। एक दो अच्छे सवाल मैं अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अब आपके लिए है एक शानदार होमवर्क का सवाल। अगर आपका कोई भी डाउट इस वीडियो में है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ये बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। स्टे ऑसम।